बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ फार हैज एडवर्ड सैड सक्सीडिंग इन द स्ट्रिपिंग द मास फ्रॉम द अगली फेस ऑफ इम्पीरियलिज्म, एलैबोरेट विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। वो कहता है कि किस तरह से एडवर्ड सैड जो है वो सक्सीड हो गया है इन स्ट्रिपिंग द मास फ्रॉम द अगली फेस ऑफ द इम्पीरियलिज्म। ये जो इम्पीरियलिज्म का जो फेस है, अगली फेस है, वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका ये जो फेस है, किस तरीके से एडवर्ड सैड ने ये मास्क जो है उसको स्ट्रिप ऑफ किया है, एलैबोरेट विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज इंट्रोडक्शन कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। कल आप लोगों को वर्ड फाइल शेयर की थी बेटा, उसके अंदर ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। Before discussing Said's view on culture and imperialism, it is better to have a brief view on those events, reasons, and trends of English society which caused extending or expanding their culture and imperialism to the other territories of the world. और वो कहता है कि इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि सैड का व्यू जो है वो कल्चर और इम्पीरियलिज्म पे क्या था, इट इज़ बेटर कि हम उसका एक ब्रीफ व्यू देखें उन इवेंट्स पे, उन रीजंस पे और उन ट्रेंड्स ऑफ इंग्लिश सोसाइटी पे जिन्होंने कॉज किया कि ये लोग एक्सपेंड करें और एक्सटेंड करें देयर कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म टू द अदर टेरिटरीज ऑफ द वर्ल्ड। कि ये लोग जो इंग्लिश सोसाइटी है, ऐसी क्या रीजंस थी कि इनको एक्सटेंड करना पड़ गया या एक्सपेंड करना पड़ गया अपना कल्चर और इम्पीरियलिज्म दूसरी टेरिटरीज ऑफ द वर्ल्ड। टेरिटरीज कहते हैं दूसरे इलाके, ठीक है, दूसरों जैसे पाकिस्तान इज अ टेरिटरी, ठीक है, एक इलाका, एक सरजमीन, दूसरी सरजमीनों पे इन्होंने जो है उसकी तरफ क्यों नजर की। I would like to talk the historically at first, as the history of English society shows, though the trend of industrialization, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई तो क्या सबसे ज्यादा लैक चीप लेबर, रॉ मटेरियल और लैंड का हुआ था, ठीक है, कम पड़ गई थी ना। इस वजह से फिर इन्होंने क्या किया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ, एशियन कंट्रीज की तरफ जो है इन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। दो द ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड बीन इनिशिएटेड और स्टार्टेड इन द 17th century, yet it took at its speed rapidly in 18th century। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है और भी ज्यादा रैपिड हो गई 18th century में। Under the influence of the trend of industrialization, the landlords, farmers, and peasants of rural class of English society were converting their farms, lands, and dairies into industrial units। अब क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई तो उससे पहले लोगों का, आपको पता है कि शुरू से ही लोग खेती बाड़ी किया करते थे, एग्रीकल्चर के पेशे से मुंसलिक थे। तो उससे पहले का जो दौर था वो ये लैंडलॉर्ड फार्मर्स और पीजेंट्स का था, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने ये देखा भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रही है, तो इन्होंने अपने फार्म्स, लैंड्स और डेयरीज को इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अभी भी देखें पाकिस्तान के अंदर भी जो है इंडस्ट्रियल एरियाज इतने ज्यादा फैल गए हैं कि गांव जो है वो खत्म होना शुरू हो गए हैं, खेत जो है वो खत्म होना शुरू हो गए हैं। As the industries or industrial units were becoming more under the influence of the trend of industrialism in European countries, क्योंकि उधर इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया इंडस्ट्रियलिज्म का, hence their demand for raw material as iron, silver, chemical, oil, stone, etc. were also increased। अब उनका रॉ मटेरियल की जो डिमांड थी वो भी बढ़ गई। जब किसी एरिया के अंदर बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, वहाँ पे कंपनीज बनती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगती हैं, तो जाहिर बात है फिर लेबर भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए और लैंड भी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है जब इंडस्ट्रीज, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कराची है, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैट भी अगर किसी ने लेना है तो वो लाखों करोड़ों का है। रीजन क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है लैंड की, ठीक है। तो इस वजह से आप बड़े शहरों में जाएं तो उसमें सबसे डिमांड क्यों होती है, कितनी महंगी लैंड क्यों होती है, उसकी रीजन सबसे बड़ी ये होती है कि वहाँ पे आबादी बढ़ जाती है तो लैंड कम बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एज द इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर बिकमिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म इन यूरोपियन कंट्रीज, इस वजह से उनकी डिमांड भी बढ़ गई। जब इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं तो मटेरियल चाहिए ना, रॉ मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, लैंड भी चाहिए।
to fulfill their basic need, added demands or running their industrial unit for modernization. अब उन्होंने अपने इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को रन करना था फॉर मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि वो मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जा रहे थे, European as well as other superpowers extended their immense power to the other territories of the weaker or underdeveloped countries. तो इन्होंने अपनी पावर को एक्सटेंड करना शुरू किया टूवर्ड्स द अदर टेरिटरी ऑफ द वीकर और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और वीकर कंट्रीज की तरफ इन्होंने रुख किया, which were loaded with natural sources and raw material. अब ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे, यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी, जहाँ पे अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो बजाय इसके कि ये लोग हमें ये तरीका बताते कि इंडस्ट्रीज इस तरीके से लगती हैं, इन्होंने हमारी लैंड भी यूज की, हमारा रॉ मटेरियल भी यूज किया, और हमें ये भी नहीं बताया कि ये जो मशीन है, इवन बेटा आप ये देखें हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसमें जितना भी पढ़ाया जाता है, हमारा सिलेबस सारा इम्प्रैक्टिकल है. हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी काम नहीं आएगा. ये जो थियरीज हमें पढ़ाई जा रही हैं, कितनी काम आई है? जो आपने मैथ पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, या कुछ भी पढ़ा है, काम आई है अभी तक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में? तो इन्होंने बजाय इसके कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन सिखाते, इन्होंने क्या किया कि नहीं नहीं, इनको सिखाना नहीं है, बल्कि इनकी चीप लैंड और लेबर और रॉ मटेरियल यूज करना है. To capture the natural sources of other territories of the countries, the imperial countries dominated over metropolitan centers of other countries. अब क्या हुआ? अब ये जो नेचुरल सोर्सेस थे ना, असल में ये जो इंग्लैंड वर हंगरी, ये जो वेस्टर्न जो है ना, वेस्टर्न पीपल, ये इसी एडवर्ड सैड की कोट है कि वेस्टर्न वर्ल्ड वर हंगरी फॉर चीप लेबर, रॉ मटेरियल एंड लैंड. लिख लें ये कोट. वेस्ट कंट्रीज वर हंगरी फॉर चीप लेबर, लैंड एंड रॉ मटेरियल. ठीक है, वो हंगरी थे कि किसी तरह हमें चीप लेबर, लैंड और रॉ मटेरियल मिल जाए. तो इन्होंने उनको ओवरकम करने के लिए क्या किया, इन्होंने इन कंट्रीज को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, एंड देन स्टार्टिंग रूलिंग ओवर डिस्टेंट टेरिटरीज. रहते ही अपने कंट्रीज में अमेरिकन और यूरोपियंस, लेकिन डिस्टेंट टेरिटरीज पे इन्होंने कब्जा कर लिया. ठीक है, यानी कि दूर पड़ेगी. यानी कि आप ये देखें कि हार्ट ऑफ द डार्कनेस में भी वो इतनी उसने ज़बरदस्त स्टोरी लिखी है जोसेफ कॉनराड ने, हालांकि वो खुद ब्रिटिशर था, लेकिन उसने इतनी ज़बरदस्त स्टोरी लिखी है कि किस तरीके से वो बेल्जियन कंपनी थी, उसने किस तरीके से कब्जा कर लिया था पूरे के पूरे नाइजीरिया पे. ठीक है, इट इज़ वर्दी टू नोट दैट दीज इम्पीरियल countries outwardly gave an expression to the rest of the world. They had inverted or came into these territories in order to civilize the ignorant, uncivilized, and uncultured natives, but as a matter of fact is concerned, they intruded in their countries in order to loot or capture their natural resources of the raw material. अब यहाँ पे ये वर्दी है कि ये इंपीरियल कंट्रीज आउटवर्डली तो वो एक एक्सप्रेशन देते हैं पूरी दुनिया को कि शायद वो इसलिए इंटरवेन कर रहे हैं या इन टेरिटरीज के अंदर इसलिए आ रहे हैं ताकि ये इन इग्नोरेंट, अनसिविलाइज्ड और अनकल्चर्ड नेटिव्स को क्या कर सकें, सिविलाइज कर सकें. ठीक है, ये लोग डिफरेंट एरियाज के अंदर गए, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर गए और उन्हें कहा कि देखें आप लोग अनसिविलाइज्ड हैं, अनकल्चर्ड हैं, इग्नोरेंट हैं, हम आपको आके सिविलाइज करेंगे. बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज कंसर्न, they intruded in their countries in order to loot or capture their natural resources of raw material. लेकिन वो इंट्रोड्यूड एक्चुअली उन्होंने क्यों इंट्रूड किया था, ताकि वो जो है उनके नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स के ऊपर कब्जा कर सकें. That's why Sad says rightly that this immense power which concentrated in Britain and France as result of industrialization was more formidable than the power of Rome. इस वजह से वो कहता है कि ये जो ब्रिटेन और फ्रांस ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बलबोते पे अपनी इस इमेंस पावर को यूज किया, वो ज्यादा फॉर्मिडेबल है देन द पावर ऑफ रोम. रोम ने तो
जो है हमला करके जो है डिस्टेंट टेरिटरीज पे जो है वो कब्जा किया था। इन्होंने हमला नहीं किया, लेकिन इन्होंने बड़े तरीके से जो है दूसरी टेरिटरीज पे कब्जा किया इन द नेम ऑफ कि हम आपकी बेनिफिट्स के लिए आ रहे हैं, हम आपके जो है मतलब जिसे कहना चाहिए आपकी एड के लिए आ रहे हैं। एड के नाम पे इन्होंने इन ममालिक के अंदर उनके जो सारे रिसोर्सेज है उस पर कब्जा कर लिया। स्पेन, बगदाद और कॉन्स्टेंटिनोपल इन द पास्ट, ठीक है, रोम ने जिस तरह से स्पेन, बगदाद और कस्तनतुनिया के ऊपर इन द पास्ट हमला करके उसको कब्जा कर लिया। ग्रेजुअली अदर वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस आल्सो ज्वाइंड विद ब्रिटेन, यूएस भी ज्वाइन कर गया था ब्रिटेन और फ्रांस के साथ इन दिस प्रैक्टिस। ठीक है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इन्होंने बरतानिया के साथ अपना गठजोड़ कर लिया था फ्रांस के साथ, ताकि ये दोनों मिलके पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लें। सो वी कैन से दैट 19th सेंचुरी शोड अ क्लाइमेक्स ऑफ एसेंडिटी ऑफ द वेस्ट। और ये जो 19th सेंचुरी है इसने क्लाइमेक्स ऑफ एसेंडेंसी जो है ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट का जो अरूज है वो दिखाया कि किस तरीके से ये एसेंड कर गया पूरी दुनिया के ऊपर। Here said also points out a very important fact that Western countries extended their domination of acquisition of foreign territory by rate of 2,47,000 स्क्वायर माइल्स पर ईयर जो है इन्होंने वो फॉरेन टेरिटरी पे ये एक्सटेंड कर रखा है, इतना इन्होंने कब्जा किया। दीज वेस्टर्न कंट्रीज डिड सो अंडर the influence of their expanding economies which were hungry for overseas market. That is the basic कि ये hungry थे, ये वेस्टर्न कंट्रीज जो थे ये हंगरी थे ओवरसीज मार्केट्स, रॉ मटेरियल्स, चीप लैंड एंड लेबर। ठीक है, ये एक्चुअली बेटा मेन कोड थी जो मैं आप लोगों को लिखवाना चाह रही थी कि ये जो थी वेस्ट वर हंगरी फॉर ओवरसीज मार्केट, रॉ मटेरियल, चीप लेबर एंड फर्टाइल लैंड। एक्चुअली इनको ये चीजें चाहिए थी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से। This practice increased more after the emergence of North American territory. अब ये जो है प्रैक्टिस और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई जब इन्होंने अमेरिकन टेरिटरी के साथ भी मर्ज कर लिया। Now these allied countries, अब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज थे allied यानी कि इन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया था, captured distant lands of Philippines and the Caribbean, Central America, barbaric coastal part of Europe and Mid-East, Vietnam and Korea. Said rightly said in this regard, the US was forward as an empire. US जो है अब एक एम्पायर के तौर पे हमारे सामने आई और क्या हुआ, that would expand its population and territory and increase in part. और US ने फॉरवर्ड हुई एज एन एम्पायर जो कि एक्सपेंड करने लगी अपनी पॉपुलेशन को, टेरिटरी और अपनी पार्ट जो है वो इंक्रीज करने लगी। Subcontinent was also dominated and ruled by Englishmen. Subcontinent यानी कि पाको हिंद बड़े सगीर की बात की जा रही है। As the history of subcontinent itself show, the Englishmen invaded our subcontinent through trade and business. Englishmen किस तरह से आए थे, ट्रेड और बिजनेस के नाम पे आए थे and ultimately occupied the whole territory, और ultimately उन्होंने subcontinent के ऊपर कब्जा कर लिया। As this territory was enriched or loaded with minerals, ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा थे एंड नेचुरल सोर्सेज, यहाँ पे मिनरल्स और नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो बहुत ज्यादा थे। इट फुलफिल द डिमांड एंड नीड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर लॉन्ग टाइम। और इन्होंने जब ये देखा भाई यहाँ पे तो मिनरल्स और नेचुरल सोर्सेज भी बहुत ज्यादा हैं और ये तो मेन है ना, ये तो मेन रॉ मटेरियल है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पे कब्जा ही कर लिया। ठीक है, और इंडस्ट्रियल यूनिट्स वहां पे कायम कर लिए फॉर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज वहां पे कायम कर ली। सेम जैसे मैंने कल आपको पाकिस्तान की एग्जांपल भी दी थी, यहाँ पे भी बहुत सारे वेस्टर्न यूनिट्स हैं। ठीक है, वेस्टर्न कंपनीज हैं जो यूरोपियन कंपनीज और पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे यूनिट्स लगाए हुए हैं। There was a time when Romans also exploited or looted the territories of other countries. Romans ने भी यही किया था, ठीक है, उन्होंने भी डिस्टेंट कंट्रीज के ऊपर हमले करके उनको जो है लूट किया था। बट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ राइट्स ऑफ द नेटिव्स ऑफ
dominated territories by imperialism of French and British was different in nature. उन्होंने तो वॉर के जरिए जो है हमला करके जो है जो एक्सप्लॉइट किया था नेटिव्स को, इन्होंने तो भाई इम्पेरियलिज्म के नाम पे जो एक्सप्लॉइट किया. इन अदर वर्ड इट मीन टू से दैट दे वेंट आउट विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग दोज बैकवर्ड रीजन. वो इस नाम पे गए कि हम जो है आप इन बैकवर्ड रीजन को इम्प्रूव करेंगे, उनकी बहबूद के लिए काम करेंगे. इट वॉज देयर आउटवर्ड फाइन डिक्लेरेशन. ये उनकी सुपरफिशियल या जिसे कहना चाहिए आउटवर्ड फाइन थी, यानी कि आउटर वे में तो वो इस तरह से बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे पास आए थे. विच हिस्ट्री हैड इटसेल्फ शोन द फॉल्सिटी ऑफ फ्लैटरिंग नोशन. और ये उनके फॉल्सिटी, उनके फ्लैटरिंग नोशन को की फॉल्सिटी को शो करता है. दे वर मोर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लॉइटिंग एंड लूटिंग देयर राइट्स एज वेल एज देयर रॉ मटेरियल देन सिविलाइजिंग देम. बजाय इसके कि वो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को सिविलाइज करते, वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि वो उनको एक्सप्लॉइट करें और उनको लूट करें, उनके राइट्स को एज वेल एज देयर रॉ मटेरियल्स. तो उन्होंने ना सिर्फ हमारे राइट्स को नहीं बल्कि हमारे रॉ मटेरियल, हमारी लैंड, हमारी हर चीज को उन्होंने ले लिया. To prove this fact, Said give reference to Joseph Conrad's Heart of the Darkness. Heart of the Darkness, in which Conrad has openly and ruthlessly exposed the violation, exploitation and cruelty of the natives of Congo in Africa by Englishmen. और यहाँ पे उसने बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक्सपोज किया था ब्रिटिशर्स की वायलेशन को, उनकी एक्सप्लॉइटेशन को, उनकी क्रूएलिटी को ऑफ नेटिव्स ऑफ कॉन्गो. कॉन्गो के जो नेटिव्स थे इन अफ्रीका बाय इंग्लिशमैन, उन्होंने किस तरीके से उन नेटिव्स को एक्सप्लॉइट किया था. आपको पता है इन्होंने उनके एक एक हाथ काट दिए थे और जो बगावत करता था उनकी खोपड़ियां काट के इन्होंने बैम्बूस पे लटका दी थी और उनके मीनार बना दिए थे इन्होंने. Another written name as Franz Fanon also openly says in this regard in the following word. एक और फ्रांस फैनन, आपने कल रेफरेंस टू नॉवेलिस्ट का क्वेश्चन पढ़ा होगा ना बेटा, ये वही रेफरेंस टू नॉवेलिस्ट है जिसमें जोसेफ कॉनराड का उसने रेफरेंस दिया था, फ्रांस फैनन का उसने रेफरेंस दिया था. फ्रांस फैनन ने ये कहा था colonialism and imperialism have not paid their dues when they withdrew their flags and their police forces from our territories. वो कहता है कि ये जो कॉलोनिज्म है और इम्पेरियलिज्म है, उन्होंने हैड नॉट पेड देयर ड्यूज, उन्होंने अपने ड्यूज हमें पे नहीं किए जब उन्होंने विड्रू किए अपने फ्लैग्स और पुलिस फोर्सेस फ्रॉम आवर टेरिटरीज. यानी कि जब उन्होंने अपनी पुलिस और फोर्सेस जो है उसको विड्रू किया, यानी कि हटा दिया यहाँ से, तो उन्होंने अपने ड्यूज हमें पे नहीं किए. जितना हमारा नुकसान कर गए ये लोग, उतना तो इन्होंने हमें विड्रू ही, मतलब कभी इन्होंने उसकी उस नुकसान का पूरा किया ही नहीं. For centuries, the foreign colonists have behaved in the underdeveloped world like nothing more than criminal. और for centuries, बेटा ये बहुत important कोड है कि कई सेंचुरीज तक ये जो कॉलोनिस्ट है ये ऐसे बिहेव करते रहे, नथिंग मोर देन क्रिमिनल्स. क्रिमिनल्स यानी कि कत्लो गारत के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया. अब उसके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई जब ये फॉर एग्जांपल हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया की बात कर लेते हैं कि देखिए वो यहाँ से चले तो गए लेकिन हमें हमेशा के लिए वो दिमागी गुलाम बना गए, हमारी लाइफ्स को एक्सप्लॉइट कर गए, हम आज भी उन्हीं के गुलाम हैं. तो जो गुलाम कौमें होती हैं ना बेटा, वो सारी उम्र गुलाम ही रह जाती हैं, वो उस गुलामी से कभी निजात नहीं पा सकती. आप देखिए हमारे कपड़े, जूते, हर चीज किस तरह की है, अंग्रेजों जैसी है कि नहीं है. उसकी रीजन क्या है? वी आर मेंटली स्लेव्स. हम जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, लोग कुरान की तफसीर पढ़ते हैं, कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं, लेकिन उनके हुलिये फिर वैसे के वैसे ही हैं. उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि बेटा हम गुलाम थे अंग्रेजों के, अंग्रेज यहाँ से चले गए लेकिन हमें दिमागी गुलाम छोड़ गए हो और हम दिमागी गुलाम हैं. कोई भी कौम उस वक्त तक गुलाम नहीं हो सकती जब तक कि वो अपने आप को इंफीरियर नहीं समझ लेती. ठीक है, अफगानिस्तान पे ये लोग क्यों नहीं अभी तक
फाइनली इनको जाना पड़ा ना अफगानिस्तान से। ये अफगानिस्तान के खिलाफ वॉर नहीं जीत सके। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी, अफगानियों ने 10 साल, कई साल जंग की है इनके खिलाफ, लेकिन वो विड्रू नहीं किया उन लोगों ने। उन्होंने ये नहीं माना कि अमेरिका को कि तुम सुपीरियर हो, उन्होंने कहा नहीं ये हमारी जगह है, हम ही सुपीरियर है। सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डिलेमा ये था कि हम लोगों ने ये मान लिया कि हम इनफीरियर हैं एंड दे आर द सुपीरियर वन। दैट्स वाई हमने अपना कल्चर छोड़ के उनके कल्चर को फॉलो करने की कोशिश की। ना हम तीतर रहे, ना हम बटेर रहे। अफगानियों के लिबास पे कोई फर्क आया? उनकी औरतों के लिबास पे कोई फर्क आया? फर्क आया तो पाकिस्तान की मुस्लिम उम्मा के ऊपर। हमारे लड़कों के हुलिये देख लें और आप हमारी लड़कियों के हुलिये देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कितने बड़े गुलाम हैं हम लोग। तो बेटा इसको कहते हैं दिमागी गुलाम हो जाना। हम लोगों ने मान लिया कि हम आपके गुलाम हैं, हम लोगों ने मान लिया कि हम इन्फीरियर हैं। जब आपके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो आप अपने कल्चर को डिफेंड नहीं करते, आप उसको छोड़ देते हैं और आप उस कल्चर से निकल के जब दूसरे कल्चर का में ड्रेसअप होने की कोशिश करते हैं या उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, तो ना फिर हम तीतर रहते हैं, ना हम बटेर रहते हैं। मैंने कहा ना, बहुत सारी खवातीन हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो कुरान भी पढ़ते हैं लेकिन उनके हुलिये फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनको कुरान भी नहीं बदल पाता। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि बेटा हम दिमागी गुलाम हैं। हम ये मानने को तैयार ही नहीं कि हमारा कल्चर कहीं पे लायक करता है, इस्लाम कहीं पे लायक करता है। हम वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं जो अपनी ज़बान नहीं छोड़ती। जर्मन्स ने अपनी ज़बान छोड़ी है, अपना कल्चर छोड़ा है। फ्रांस ने अपनी ज़बान या फ्रेंच छोड़ी है, वो नहीं छोड़ते हैं, वो फ्रेंच ही बोलेंगे। एक हम है कि हम इंग्लिश के पीछे भागे और फिर ना हम इधर गिरे और ना हम उधर गिरे। तो ये वो डैमेज है जो इन नेशंस को दे दिया गया कि गुलाम कौमें हमेशा के लिए गुलाम ही रह जाती हैं। उनके अंदर से वो गुलामी का कीड़ा निकालना इतना मुश्किल काम है कि आपकी सोच है। दैट्स वाई हम लोग आज भी गुलाम हैं। हम करते हैं अपने कल्चर को कि प्रमोट करते हैं? कभी भी नहीं करेंगे। हमें शर्म आती है सर पे दुपट्टा लेते हुए कि लोग क्या कहेंगे, बैकवर्ड हो गई है। ऐसा है कि नहीं है? हम जब पढ़ लिख जाते हैं, बजाय इसके कि कपड़े पूरे हों, कपड़े आधे हो जाते हैं हमारे। डिजाइन ऐसे आ जाते हैं जिसमें जिस्म उरियानी और फहाशी आम हो जाती है। तो क्या ये उरियानी फहाशी ये सारा हमारा कल्चर है? नहीं, ये हमने इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि हमारे वी आर द इन्फीरियर्स। ठीक है, हमने मान लिया कि हम इन्फीरियर हैं, हम दिमागी गुलाम हो चुके हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या है, हमने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी। इसलिए उसने फ्रांस एनन ने कहा था इन्होंने वो डैमेज दिया इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, उसके ड्यूज अभी तक पे नहीं हुए। ठीक है, हम वो डैमेज्ड लोग हैं, हमारे ड्यूज अभी भी पे नहीं हुए। ठीक है, हम स्कैटर्ड पर्सनैलिटीज बना के ये लोग हमें चले गए। जो गुलाम कौम होती है बेटा, उसको गुलामी की आदत पड़ जाती है। सेम इज द केस विद द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो फिरौन की गुलाम थी ना। बाद में भी उन्होंने गुलामी, मतलब उनके अंदर ऐसी चीजें आ गई थी कि वो गुलाम ही रहना पसंद कर रहे। कभी वो बछड़े की पूजा करना शुरू कर देते थे, कभी वो कुछ करना शुरू कर देते थे, कभी वो कुछ करना शुरू कर देते थे। तो जिनके दिमाग में गुलामी आ जाती है ना बेटा, वो फिर यही कुछ ही करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब मीनिंगलेस चीज़ों में फिर हम इंडल्ज हो जाते हैं। The literature of this time only exhibits the vice of imperialism। और ये literature of this time जो है वो imperialism की बुराइयां जो है उसको शो करती है। Because whether the writers and critics felt in that period portrayed through their literary composition and works, Edward said, rightly said in this connection, imperialism means the practice, the theory, and the attitude of a dominating polity center that rules are distant territory। वो कहता है कि भाई ये जो ये बेटा इसकी डेफिनेशन है, ये आपने मस्ट लिखनी है जब भी एडवर्ड सैड का कल्चर एंड एम्पेरियलिज्म का आएगा ना क्वेश्चन, तो आपने ये डेफिनेशन कॉलोनिज्म क्या होती है, एम्पेरियलिज्म क्या होती है, ये आपने लिखनी है। ये एनकेएम में भी यही लिखी हुई है। एम्पेरियलिज्म का क्या मतलब है? द प्रैक्टिस, द थ्योरी एंड एटीट्यूड ऑफ अ डोमिनेटिंग मेट्रोपॉलिटन सेक्टर। एक डोमिनेटिंग मेट्रोपॉलिटन सेंटर जो है
उसका एटीट्यूड जो कि एक डिस्टेंट टेरिटरी को, एक दूर परे की टेरिटरी को, अमेरिका में रह के उन्होंने बड़े सगीर पाको हिंद पे कब्जा कर लिया। सोचें, बड़े सुकून से, आराम से, तरीके से, स्ट्रेटजी के साथ। Throwing light on the term colonialism, said utters, colonialism, which is almost always a consequence of imperialism, is the implanting of settlement of a distant territory. कॉलोनिज्म किसे कहते हैं? कॉलोनिज्म भी बेटा इंपीरियलिज्म का ही दूसरा नाम है, ठीक है। और कॉलोनिज्म क्या है? विच इज ऑलमोस्ट एक कॉन्सिक्वेंस है इंपीरियलिज्म का, इंपीरियलिज्म का ही कॉन्सिक्वेंस है, उसी का नतीजा है। और क्या है ये? इज द इम्प्लांटिंग ऑफ सेटलमेंट, कि आप इम्प्लांट करते हैं ऑफ सेटलमेंट, कि आप सेटल डाउन करते हैं। जैसे कॉन्गो में जो है इंग्लिशमैन जो है उन्होंने अपनी सेटलमेंट कर ली थी ऑन डिस्टेंट टेरिटरी, ठीक है, एक दूर परे की टेरिटरी में। देयर इज नो डाउट in saying that some European writers of that time wrote on the problem of nostalgia faced by dislocated natives and immigrants who were colonized in the foreign territories. It was nothing but a yearning for supremacy which they enjoyed. और वो कहते हैं, नो डाउट कुछ यूरोपियन राइटर्स ने प्रॉब्लम ऑफ नॉस्टैल्जिया, उस नॉस्टैल्जिया के प्रॉब्लम के ऊपर लिखा है, जो कि डिसलोकेटेड नेटिव्स, डिसलोकेट क्यों हुए थे वो नेटिव्स एंड इमिग्रेंट्स जो कि कॉलोनाइज थे। देखिए, कॉलोनाइज थे इन द फॉरेन टेरिटरीज, जिनको कॉलोनाइज कर दिया गया फॉरेन टेरिटरीज पे, यानी कि जिन पे कब्जा कर लिया गया। हुआ ये था कि जब इन्होंने कॉन्गो के पे कब्जा किया ना, तो इन्होंने वहाँ के नेटिव्स को सर्वेंट्स बना लिया था, और वहाँ से बहुत सारे सर्वेंट्स जो हैं वो खरीद लिए गए थे, जैसे गुलाम खरीद लिए जाते हैं ना, तो इन्होंने खरीदे हुए गुलाम वहां से खरीद के और उनको अमेरिका में शिफ्ट कर दिया था। और इस वजह से एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया था उन इमिग्रेंट्स और उन नेटिव्स को जिनको कॉलोनाइज कर लिया गया था, ठीक है, कॉलोनाइज्ड इन द फॉरेन टेरिटरीज, जिनको कॉलोनाइज कर लिया गया था, कब्जा कर लिया गया था। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर imperialism does not come to an end even after the world decolonized, ठीक है, आफ्टर द पोस्ट वॉर डीकोलोनाइजेशन। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी इम्पीरियलिज्म जो है उसका एंड नहीं हुआ, इवन आफ्टर पोस्ट वॉर डीकोलोनाइजेशन। हालांकि पोस्ट वॉर के बाद, पोस्ट कहते बाद में, तो पोस्ट वॉर डीकोलोनाइजेशन के बावजूद जो है ये लोग नहीं हटे, इम्पीरियलिज्म चलती रही। The cultural effect of Western countries can never be observed or seen in countries like India and Algeria. और ये जो cultural effects of Western countries हैं, ये आज भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, इवन सीन किए जा सकते हैं इंडिया के अंदर, यानी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अल्जीरिया के अंदर, विच आर स्टिल लिंक्ड इन अस लेगेसी ऑफ कनेक्शंस ऑफ फ्रांस एंड ब्रिटेन। हम लोग अभी भी फ्रांस और ब्रिटेन के रहमो करम पे, ठीक है। हम अब देखें हमारा कल्चर, हम कल बात कर रहे थे ना कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, जब कोई और कौम हमें गुलाम बनाती है ना, तो वो हमारे दिमागों में ये डालती है कि भाई तुम सुपीरियर हो, हम मतलब हम सुपीरियर है और तुम लोग इन्फीरियर हो, और तुम्हारा कल्चर भी इन्फीरियर है। वो कौम क्योंकि दिमागी तौर पे गुलाम हो जाती है, वो मजबूर हो जाती है एक सुपीरियर कौम का कल्चर फॉलो करने पे। हम अंग्रेजों को बेटा इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि उनका कल्चर सुपीरियर है, उनकी बेहयाई सुपीरियर है, उनका लिबास सुपीरियर है। इस वजह से देखिए, मैं बचपन में बेटा कार्टून देखा करती थी, आप यकीन करें इतने अच्छे कार्टून होते थे। वो जो फेरीज वाले कार्टून होते थे, वो फुली ड्रेसअप होती थी, ऊपर से नीचे तक उनके गाउन्स होते थे, उनके बाल बंधे हुए होते थे, पीछे पोनी टेल हुई हुई होती थी। इवन हम सिंड्रेला भी देखते थे, या हमने, आप कभी देखे ना वो स्नो वाइट वाले कार्टून, कभी आप पुराने वाले कभी देखे, हमें जो मूवीज दिखाई गई उनमें लड़कियों के कपड़े पूरे होते थे। उसके बाद ये जो आजकल के कार्टून नेटवर्क के ऊपर, और देयर आर डिफरेंट चैनल्स जिन पे जो कार्टून दिखाए जा रहे हैं, यूट्यूब पे दिखाए जा रहे हैं, कैन यू सीन द ड्रेसेस ऑफ द कार्टून्स? आपने कभी गौर किया उन ड्रेसेस के ऊपर? और वो बच्चा जो देख रहा है वो क्या देख रहा है? वो एक्चुअली वो उस बच्ची को नहीं पता कि ये चीज बेहयाई है,
उसको तो बचपन से वो कार्टून्स दिखा दिए उनकी माओ ने, उन बच्चियों बेचारियों को क्या पता कि ये चीज हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो बच्चे ने फर्स्ट 7 ईयर्स में जो देखा वो वैसा ही बन गया। हम लोगों ने शायद वो ढके छुपे कार्टून्स देखे थे, उसके अंदर इतनी वल्गैरिटी नहीं होती थी, इतनी उछल कूद नहीं होती थी, बड़े कूल एंड काम किस्म के कार्टून्स हुआ करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो आजकल वायरसेस का एक फोबिया फैला है, आपको पता है दैट इज आल्सो द इम्पेरियलिज्म। हमारे दिमागों में बिठा दिया गया है कि वायरस भी कोई चीज है, ठीक है। और ये सेफ गार्ड के कार्टून्स ये सब इम्प्लांटेड है कि दुनिया में अचानक से एक वायरस फैल जाएगा, फिर एक सेफ गार्ड आएगा, वो पूरी दुनिया को बचा लेगा। ये हमारे बच्चों के दिमाग में डाल दिया गया। अब लोग वायरस से इतने नहीं मरेंगे जितने इस फोबिया की वजह से मरेंगे, और फिर हम उस सेफ गार्ड का इंतजार करेंगे जो कि वेस्टर्न कंट्रीज होंगे। और उसमें वाकई ये दिखाया जाता है कि उस जिस एरिया में वो वायरस फैलाया गया है उन कार्टून्स के अंदर, उस एरिया के अंदर कोई भी ऐसा काबिल इंसान नहीं है जो उस वायरस को जो है वो कर सके। फिर वो दिखाते हैं, एक सियारा दिखाते हैं, एक सैटेलाइट दिखाते हैं, उसके अंदर एक सेफ गार्ड बैठा हुआ होता है या कोई भी बैठा होता है, और वो जो है कुछ साइंटिफिक इन्वेंशन करता है, और फिर वो आता है और फिर वो आके वो कोई एक ऐसी चीज इजाद करता है कि वो सारा वायरस किल हो जाता है। नाउ वी आर वेटिंग कि जी अंग्रेज ही कोई काम करेंगे और हमारा सेफ गार्ड वही है, राइट। तो बेटा ये सारी चीजें दिमागी तौर पे गुलाम मीडिया के थ्रू भी बनाया गया। दैट इज नॉट, ये तो आप बहुत पहले की किताब लिखी गई थी ना। इम्पेरियलिज्म डिफरेंट लेवल्स पे हो रही है, अपने बच्चों को बचाए इस फितने से, ठीक है, उनको कम से कम इस तरह की चीजें दिखाएं। द एंडिंग ऑफ द सेकेंड वॉर herald the message of freedom and liberty from the foreign impulse imperial rulers. As a result, many colonized territories were decolonized. बहुत सी colonized जो territories थी वो भी जो है decolonized मतलब हुई. Yet the influence of cultural rights and custom was very much dominant on the ways of life of subjugated people of dominated and occupied territories by Western rulers. अब क्या हुआ कि एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कंट्रीज को डीकोलोनाइज तो करा लिया गया, लेकिन जिन्होंने उन कौमों के ऊपर कब्जा किया था उनके ऊपर कल्चरल राइट्स का इतना ज्यादा, उनके कल्चरल राइट्स पे वो इतने ज्यादा डोमिनेट कर गए ऑन द वेज ऑफ लाइफ ऑफ सब्जुगेटेड पीपल ऑफ डोमिनेटेड एंड ऑक्युपाइड टेरिटरीज बाय वेस्टर्न रूलर्स. वेस्टर्न रूलर्स ने जब हमें ऑक्युपाई किया तो बेटा हम उन लोगों के गुलाम हो गए, बेसिकली दिमागी गुलाम हो गए ना. इंसान को फिजिकली गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को गुलाम बनाना है ना तो आप दिमागी तौर पे बना दें. दैट इज द बेस्ट वे कि वो फिर आपके आगे कभी बोलेगा नहीं. Through though direct colonialism like British in India and French in Algeria has almost vanished, yet it does not end from its roots absolutely. अच्छा, अल्जेरियन ना फ्रेंच बोलते हैं, आपको पता है? अल्जेरिया के अंदर अभी भी फ्रेंच बोली जाती है. उसकी रीजन ये थी फ्रेंच ने कॉलोनाइज किया था अल्जेरिया को. अभी मैं रिसेंटली लास्ट ईयर गई रमजान में ना, मैं उम्रा करने गई थी, तो वहां में ना मदीना में मेरी एक अल्जीरियन से मुलाकात हुई. उसको इंग्लिश भी आती थी और उसको फ्रेंच भी आती थी, और एंड शी टोल्ड मी कि हम लोग जो है हमारी जो स्कूल्स हैं उसके अंदर फ्रेंच भी पढ़ाई जाती है और वहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है. तो वो लोग फ्रेंच जो है ना उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और वो इतनी ज़बरदस्त फ्रेंच बोल रही थी. एक मेरे साथ, हम 3 थे, एक मेरे साथ एक कन्वर्टेड मुस्लिम थी, वो अमेरिकन थी, किसी एनजीओ से थी, वो थी, उसकी 2 और फ्रेंड्स थी, लेकिन वो दोनों ब्लैक थी, मतलब वो अफ्रीकन थी. और उन्होंने बताया था कि भाई हम लोग अफ्रीका से इस तरह से आए थे. तो कभी आप यहाँ बाहर जाएं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेटा हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है. हम पाकिस्तानी को ना नॉर्मली लोगों को इवन सऊदियंस को भी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हम पाकिस्तानी का सबसे बड़ा एक मुझे उस वक्त बड़ा एहसास हुआ कि देखिए मैं एक अल्जीरियन से भी बात कर रही थी, एक अफ्रीकन से बात कर रही थी, वहाँ पे मैं एक अमेरिकन से बात कर रही थी, जस्ट बिकॉज के मुझे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज आती है. तो वहाँ जाके मुझे काफ़ी उनसे सुनने को मिला अबाउट देयर कंट्रीज, अबाउट देयर ट्राइब्स, ट्रेडिशंस. तो उनके ना स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अभी भी फ्रेंच ही पढ़ाई जाती है, और वो इंग्लिश से ज़्यादा फ्रेंच को फॉलो करते हैं.
और हमारे जो ममालिक हैं, हम लोगों को क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने ओवरकम कर लिया था, इस वजह से हमारी जो लैंग्वेज है, उनकी जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज वो फ्रेंच है, और हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है. दो डायरेक्ट कॉलोनिज्म लाइक ब्रिटिश इन इंडिया एंड फ्रेंच अल्जीरिया है ऑलमोस्ट वैनिश, yet it does not end from its root absolutely. अपनी रूट्स खत्म नहीं कर सकी है. Now it is present in its other form. It is rather reflected in the change outlook और mentality of two nations. अब ये रिफ्लेक्ट करती है कि एक मेंटालिटी ऑफ टू नेशंस कैसे उनकी मतलब लुक चेंज हो जाती है, उनकी आउटलुक कैसे चेंज होता है, उनका व्यू कैसे चेंज होता है, उनका माइंड कैसे चेंज होता है. तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे दिखाई गई. अच्छा जी, फिर क्या था कि it is very worthy to note here some of the European writers defined imperialism as ideas